Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो कल की क्लास में हमने जो है फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी चैप्टर्स थे उसके सेंट्रल आइडिया थीम वगैरह देख ली थी. आज पोइट्री की बारी है, तो विदाउट फर्दर अडू आ जाओ पोइट्री शुरू करते हैं. ठीक है, उसके बाद एक लेक्चर और आएगा तुम्हारा, है ना. एक लेक्चर और आएगा जो तुम्हारी सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना. उसके जो भी हैं वो थीम कर लेंगे हम. उसके बाद फिर जो तुम्हारा ग्रामर सेक्शन बच रहा है वो पूरा करा दूंगी मैं. तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा. क्लियर, सब हो जाएगा तुम्हारा. तो चलो आ जाओ, अभी स्टार्ट करते हैं. तो पहली पोएम कौन सी थी हमारी फर्स्ट फ्लाइट में? डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया थीम देख लो. The central idea of the poem Dust and Snow, written by Robert Frost, is that one may have the worst day or time of his life, but a little good thing can make it quite amazing. ठीक है, तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या था? इसका सेंट्रल आइडिया ये था कि भाई कोई बात नहीं, होता है बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो दिन है वो अच्छा नहीं जाता है ना. होता है ऐसा कि बहुत बुरा गया है दिन, लेकिन उस दिन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ भी हो जाती है ना, छोटी सी भी, जो आपको हैप्पीनेस दे देती है. तो आपको ये लगता है कि यार क्यों इतना मैंने अपना पूरा दिन खराब किया इस चीज़ को सोचने में, इतनी तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी. वो तो उस छोटी सी खूबसूरत सी चीज़ ने आपका जो पूरा दिन था उसको कोई ना कोई मतलब दे दिया होता है. तो वही जो है हमने डस्ट ऑफ स्नो में देखा था कि भाई कुछ भी ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो, है ना. क्रो, हेमलॉक ट्री, दोनों को बुरा माना जाता है, लेकिन उस चीज़ से हमारे जो पोएट थे उसको क्या हुआ, एक अच्छी फीलिंग आई, जिसकी वजह से उनका जो पूरा दिन था वो खराब होने से बच गया. उसके बारे में उन्होंने उस ज़्यादा फिर नहीं सोचा और फिर ये देखा कि भाई प्रॉब्लम बहुत छोटी-सी थी, उस पे इतना मुझे अपना पूरा दिन खराब करने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, जिसकी वजह से आपका जो दिन है वो खराब होने से बच जाता है, या फिर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों पे अपना मूड खराब करने की ज़रूरत नहीं है ना? The crow, the hemlock tree, and the dust are some bad signs that normally make the people believe that something wrong is going to happen. ठीक है, अब देखो क्रो ले लो. क्रो को अगर हम देखें, ऐसे जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं या पुराना टाइम होता है, उसमें क्या माना जाता है कि भाई ये आते हैं तो किसी की मौत का संदेश लेकर ही आते हैं, तो बुरा माना जाता है. हेमलॉक ट्री ऐसा ट्री है जिसपे कोई कुछ नहीं है, ऊपर कोई अच्छा पौधा मतलब लीव्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, उसको भी बुरा माना जाता है. धूल किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है ना. तो इन चीज़ों को बैड साइंस माना जाता है ना. द पोएम गिव्स अस द मैसेज दैट वन शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट. ठीक है, यहाँ पे हमें जो पोएम है उसमें क्या मैसेज मिला कि भाई हमेशा खुश रहो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो, कोई बात नहीं. कुछ बुरा भी हुआ है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अगर डाउन्स हैं तो अप्स भी आएंगे, अप्स हैं तो डाउन्स भी आएंगे, तभी तो तुम्हें कुछ अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा. अगर चीज़ें बुरी नहीं होंगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ अच्छी हुई है ना. तो ये चीज़ भी ज़रूरी है लाइफ में. लाइक नेगेटिव एंड नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव इन मैथमेटिक्स, सिमिलरली इन रियल लाइफ वी कैन मेक एंजॉय इन आवर वर्स्ट टाइम्स. ठीक है, वी कैन मेक नहीं, वी कैन एंजॉय, मेक नहीं आएगा यहाँ. क्लियर. तो देखा ना तुमने, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना. माइनस माइनस प्लस हो जाता है मैथ्स में. तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि भाई नेगेटिव नेगेटिव मिलके भी तो पॉजिटिव हो रहे हैं. तो लाइफ भी ऐसी ही है, लाइफ भी किसी इक्वेशन से कम नहीं है ना. उसमें भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स, नेगेटिव और पॉजिटिव होता रहता है, लेकिन जीना इसी का नाम है ना. तो इस तरीके से ये तुम्हारी पोएम ने तुम्हें ये मैसेज दिया था और इसकी थीम भी यही थी. सेकंड पोएम में तुम्हारी फायर एंड आइस. अब फायर एंड आइस क्या है? एक एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट लिटिल लिरिक वाली है पोम. नॉट अ सिलेबल इज वेस्टेड, एक भी सिलेबल इसमें वेस्ट नहीं है, मतलब सब सिलेबल्स इसमें आए हैं, है ना. ए ई आई यू जो होते हैं सिलेबल्स होते हैं आपके, सब आए हैं. द थीम ऑफ द पोएम इज द एज ओल्ड क्वेश्चन. ठीक है, इस पोएम की थीम क्या है? एक जो काफी टाइम से चला आ रहा क्वेश्चन है वो. द क्वेश्चन इज whether the world will end in fire or in ice. क्वेश्चन क्या था कि भाई जो दुनिया है वो कैसे खत्म होगी? क्या वो आग की वजह से खत्म होगी, या फिर वो बर्फ की वजह से खत्म होगी? क्या वो गर्मी की वजह से खत्म होगी, या फिर वो ठंड की वजह से खत्म होगी? The poet decides that any of the two options would achieve its purpose sufficiently well. ठीक है, पोएट जब पूरी हमारी पोएम हमने पढ़ी, उसमें लास्ट में हमने क्या देखा कि पोएट ने क्या बोला कि भाई चाहे दुनिया जो है आग से खत्म हो या फिर बर्फ से खत्म हो, दोनों बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, दोनों ही सफिशिएंट हैं डिस्ट्रॉयरेशन के लिए, है ना. समझ आ रही है बात? तो पोएट ने एंड में क्या डिसाइड करा और हमें क्या बताया कि भाई चाहे तुम
कोल्डनेस ले लो, चाहे तुम हीट ले लो, मतलब फायर का मतलब क्या था? गुस्सा, ग्रीड, ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो। या फिर तुम ये जो हेट वाली चीज़ है, कोल्ड हार्टेड नेचर है किसी का, वो ले लो। दोनों सफिशिएंट हैं, दोनों पर्याप्त हैं इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। द पोएट सेज द कॉमन बिलीव दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट विल हैव इट्स एंड टू। हमने शुरू से पढ़ा है कि भाई जो चीज़ का जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, वही वाली बात यहाँ पे पोएट ने भी बोली है। पीपल आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। सम थिंक दैट द नेचुरल एलिमेंट ऑफ फायर विल कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, अदर्स बिलीव दैट आइस विल बी द कॉज ऑफ द एंड। अब इस पे देखो दो राय आ गई हैं। पहली कि भाई कुछ बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई आग होगा कारण, कुछ बोलते हैं कि भाई बर्फ होगा कारण दुनिया तबाह होने का। Putting in terms of human emotions, the element of fire stands for passions, desires, and love. Unbridled passions and desires can cause the end of the world. ठीक है, फायर को क्या बोला गया है? पैशन, डिजायर और लव, मतलब किसी चीज की इतनी चाह जो सही नहीं हो, है ना, ऐसी चाह जो आप रोक ना पाओ और लेकिन आपको पता है कि ये सही नहीं है ना, उसमें आप इतने अंधे हो जाते हो कि आपको सही और गलत बिल्कुल भूल जाते हो आप। तो उससे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन कॉज होगा, है ना। The poet has experienced both these emotions. It doesn't matter how the world will end. Even hate born out of cold and icy reason is sufficient to cause destruction and the end of the world. ठीक है, पोइट ने दोनों चीजें एक्सपीरियंस करी है ना। उन्होंने वो गुस्से वाले लोग भी देखे हैं है ना, और ऐसे लोग भी जो कोल्ड हार्टेड है, जिनमें घृणा ज्यादा है, नफरत ज्यादा भरी हुई है। आइस के लिए क्या है? कोल्ड हार्टेड, घृणा जिनको है ज्यादा, है ना, चीजों से, वो लोग। तो दोनों ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है इस दुनिया को या जो भी रिलेशन है हर चीज को खत्म करने के लिए। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट थी हमारी है टाइगर इन द जू। द टाइगर इज अ प्राउड क्रिएचर। टाइगर हमें सबको पता है एक प्राउड क्रिएचर है। प्राउड क्रिएचर मतलब जिसमें एक मतलब गुरूर है, एक मतलब होता है ना कि स्टेटस है उसका, वो वाली चीज। इट इज अ शेम दैट सच अ पावरफुल, एजाइल एंड अनटेमेबल एनिमल शुड बी केज्ड इन अ जू। ये बहुत शर्म की बात है कि ऐसा जानवर जिसे कोई टेम नहीं कर सकता, टेम करना जिसे कोई मतलब ऐसे कोई ट्रेन नहीं कर सकता, है ना, कोई मतलब अपना ऐसे पालतू नहीं बना के रख सकता। ऐसा जानवर, कितनी शर्म की बात है कि उसे एक केज में रखा गया, एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है इन जू। इन हिज नेचुरल एंड वाइल्ड हैबिटाट ही डजंट नीड द हेल्प ऑफ एनी काइंड टू हंट इट्स ओन फूड। ठीक है, जो उसका नेचुरल हैबिटाट है, मतलब जो फॉरेस्ट है, जंगल में, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपना शिकार खुद करता है, कर सकता है। His hunting of deer at the water hole may seem rather cruel. He hunts not for pleasure but for food. ठीक है, उस भाई देखो क्या है, सर्वाइवल जरूरी है सबके लिए। और जो ये प्रीडेटर्स होते हैं, ऐसे एनिमल जो शिकार करते हैं, उनका सर्वाइवल क्या होता है? शिकार ही होता है ना। उन्हें खुद का भी और उनकी फैमिली का भी पेट भरना होता है, इसलिए वो शिकार करते हैं ना, उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। कोई उन्हें प्लेजर नहीं मिल रहा, कोई खुशी नहीं मिल रही, बस अपना पेट भरना है, इसलिए वो शिकार करते हैं। His presence in the natural habitat is necessary to maintain the balance of the food chain. ठीक है, अब देखो हमने फूड चेन पढ़ी है, फूड चेन में हमने देखा है ना, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ये सब देखा हमने। तो फूड चेन में उनका होना बहुत जरूरी है ना, एक बैलेंस बनाए रखने के लिए। He only displays his strength and ferociousness, but he doesn't harm anyone till he is provoked. ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइगर्स को बना ही ऐसा गया है, सोचा ही ऐसा, मतलब हमने ऐसा सोच लिया है कि वो मतलब तुम्हें हमला ही करेंगे। लेकिन देखो कभी भी है ना, कोई भी जानवर में भी इमोशंस होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपको जो है बिना वजह आप पे अटैक करें। कुछ ना कुछ हो जाता है हमसे भी जिसकी वजह से वो प्रोवोक हो जाते हैं। Even in the cage, he ignores all those who come to the zoo to see him as entertainment. Like human beings, the tiger too loves and values his freedom. ठीक है, जैसे कि हम अगर जू में भी देखें तो उसको कोई मतलब नहीं है, वो इग्नोर करता है सबको। क्या करेगा वो बेचारा? लाचार तो बना दिया उसको केज में रख के, है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स को अपनी फ्रीडम पसंद है, वैसे ही जानवरों को भी अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, आज़ादी प्यारी है। ही शोज हिज एंगर, hatred and even defiance by walking about enraged in his केज। ठीक है, वो अपना जो गुस्सा है, जो मतलब एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन, कितना इंसान या कितना कोई जानवर दबा के रखेगा अपनी चीजें ना, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन वो कैसे दिखाता है? ऐसे रेज से जो वो चलता है अपने बस थोड़ा सा जो एरिया होता है उसमें, है ना। ह्यूमन प्रोग्रेस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटाट्स ऑफ अनटेमेबल एंड प्राउड एनिमल्स लाइक द टाइगर। ठीक है, कहीं भी ये नहीं है, कहीं भी ये चीज़ नहीं कि आप जो है ह्यूमन बींग्स को अपनी प्रोग्रेस के लिए, सक्सेस के लिए एनिमल्स की जो फ्रीडम है उसे
खराब करनी चाहिए, नेचुरल हैबिटेट का बैलेंस खराब करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये मैन मेड ही है सारी चीज़ें, ये मानव दिमाग ही है जिसने आज ये सारी चीज़ें कर रखी हैं खराब, है ना? इस तरीके से लिखना। फिर नेक्स्ट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, है ना? तो इसमें क्या आता है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिवॉल्व्स अराउंड द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, है ना? यहाँ पे क्या था, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या था कि आप कैसे जो है वाइल्ड एनिमल्स को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। उनको बताया था ना कि अगर कोई टाइगर तुम्हें सॉरी बेयर जो है तुम्हें हक कर रहा है ना, और उस हक से तुम मर जाओ, है ना? तो यहाँ पे वो डेंजरस था लेकिन उसे एक ह्यूमरस वे में बताया गया, फनी वे में बताया गया। तो ये क्या था, उन जानवरों को पहचानने का तरीका बताया गया था। तो वही थीम थी तुम्हारी, वही सेंट्रल आइडिया था। पोएट सजेस्ट दैट इट इज वेरी रिस्की टू बी इन क्लोजनेस टू वाइल्ड एनिमल। पोएट ने क्या बोला कि भाई बहुत रिस्की है, जंगली जानवरों के इतना क्लोज रहना बहुत ज़्यादा रिस्की है, डेंजरस है। The poet tries to educate about various features of wild animals. The message we get from this poem is that everyone has right to enjoy and live their own life. है ना? इस पोएम का मैसेज क्या था कि सबको, चाहे एक छोटा सा कीड़ा हो, चाहे एक बड़ा सा जानवर हो, चाहे इंसान हो, सबको पूरा पूरा हक है अपनी लाइफ, अपनी फ्रीडम इंजॉय करने का। Everyone on this earth are born freely whether they are we human beings, animals or anything. We don't have any right to steal someone's freedom. We should let everyone to enjoy their life. ठीक है, हम कोई नहीं होते किसी की भी फ्रीडम रोकने वाले, किसी की भी फ्रीडम लेने वाले, है ना? सबको हक है अपने अपनी लाइफ जीने का। क्लियर? फिर नेक्स्ट है तुम्हारा द बॉल पोएम। बॉल पोएम बहुत छोटी सी थीम है इसकी। द मेन थीम ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम, इज दैट वी हैव टू लूज थिंग्स विच वी पोजेस टुडे, हेंस वी शुड लर्न टू फेस सच अ सिचुएशन एंड मूव ऑन। ठीक है, इस पोएम की मेन थीम क्या थी, इसमें देखो तुम्हें एक मोरल दिया था कि भाई कोई बात नहीं, हो जाती हैं चीज़ें, ऐसी होती, कुछ भी हो सकता है लाइफ में जो आपको बहुत प्यारा हो, चाहे वो एक बॉल हो, चाहे वो एक डॉल हो, चाहे वो कुछ भी आपके पास प्राइसलेस पोजीशन हो, है ना? या फिर कोई रिश्ता हो, कोई रिलेशन हो, मदर फादर का, भाई बहन का, फ्रेंड्स का, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो, अगर वो आपसे खो जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखो चीज़ों को लेकर भी बताया गया और एक मेटाफर भी रखा गया किस चीज़ का, कि भाई ऐसा होता है कि आप जो है अपना किसी प्यारे बंदे को, अपने किसी क्लोज इंसान को खो देते हो, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो आप वहाँ स्टक होकर नहीं रह सकते, आपको मूव ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बॉल के थ्रू जो है एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन दिया गया है कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, आप बहुत चीज़ें खोगे, लेकिन मैटर क्या करता है कि आप वहाँ स्टक ना हो, आप उस चीज़ को मूव ऑन करके आगे बढ़ो, आगे आपको उससे अच्छा कुछ मिलेगा, अच्छी सक्सेस मिलेगी। जैसे कि हम हमारी पढ़ाई को लेके कर लें बात, फेलियर्स आते हैं लाइफ में, लेकिन अगर आप फेलियर्स पर हार मान गए ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या था। तो फेलियर्स से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो, गलतियाँ इसलिए ही होती हैं, गलतियाँ इसलिए ही होती हैं कि आप उनसे सीखो, उन पे आगे फ़ोकस करो और फिर उस पे सक्सेस मिले आपको। तो यहाँ पे जो है इस छोटी-सी पोएम से यही पोएट का मैसेज था कि आप ऐसे स्टक मत होके रहो एक लॉस पे, आगे मूव ऑन करो, आगे आपको और सक्सेस मिलेगी, है ना? In the poem, the young and innocent boy loses his ball, which he was emotionally connected to. The ball bounces into the river and vanishes away. The boy becomes depressed. ठीक है, यहाँ पे क्या था, इस पोएम के अंदर क्या था, एक बच्चा है जिसकी एक बॉल है, जिसके साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बॉल तो नहीं आ जाएगी, लेकिन क्या आप खुशियाँ, यादें पैसों से खरीद सकते हो? नहीं, है ना? तो वो क्या होता है कि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। इस तरीके से आपकी थीम आएगी छोटी सी। फिर है आपकी अमेंडा। इन द पोएम अमेंडा द सेंट्रल थीम इज मेजरली फोकस्ड ऑन कंट्रोल एंड फ्रीडम। ठीक है, क्या है मेन थीम जो है, क्या है? कंट्रोल और फ्रीडम। अमेंडा के पास कोई फ्रीडम नहीं थी, उसकी मदर उसका हर एक मूव कंट्रोल करती थी। अमेंडा ऐसे मत बैठो, अमेंडा तुमने तुम्हारा रूम साफ किया, अमेंडा तुमने तुम्हारे शूज देखे, अमेंडा तुमने होमवर्क किया, कुछ भी XYZ, अमेंडा तुम ऐसे मुंह मत बना के बैठो वरना लोग मुझे गलत बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी मदर क्या है, एक कंट्रोल फ्रीक है जो उसे कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से अमेंडा ने एक इमेजिनरी वर्ल्ड डेवलप कर लिया है वहाँ से एस्केप करने का, उसकी मदर से एस्केप करने का, है ना? तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि इतना भी हमें बच्चों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। नो डाउट कंट्रोल इज़ नेसेसरी, बट इतना भी नहीं कि ऐसी छोटी-छोटी बातों पे कि वो आपसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएँ और आगे जाके आपसे ही बातें ना शेयर करें, है ना?
तो यहाँ पे जो मेन थीम है वो क्या है, कंट्रोल और फ्रीडम। द फिगर्स ऑफ अमेंडा हु रिप्रेजेंट द लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड हर मदर हु रिप्रेजेंट instructional control over freedom highlights the contrast. Amanda is the narrative of a little girl whose parents continually regulate and advise her to do one thing or the other. तो अमेंडा जो है अपना मेन कैरेक्टर है यहाँ पे, जिसके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, उसे टोकते ही रहते हैं, कंट्रोल ही करते रहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये मत करो, वो मत करो। उसके हर स्टेप पे, हर मूवमेंट पे उसे टोका जाता है या बताया जाता है कि ये करो। अमेंडाज फ्रीडम इज लिमिटेड बाय एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंटरवेंशन। अमेंडा की फ्रीडम जो है वो कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जब तक कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा उसे, जब तक कोई दूसरा उसे निर्देश नहीं दिया जा रहा, तब तक, है ना। The poet also focuses on elements of raising children and how parents will go to any length to ensure that their child is well educated. ठीक है, यहाँ पे पोएट ने जो है ये चीज़ भी बताई हमें कि भाई कैसे पेरेंट्स जो हैं हर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं कि उनका बच्चा जो है अच्छे से पढ़ रहा है या अच्छे से बड़ा हो रहा है या अच्छे से कर रहा है। लेकिन है ना, देखो, एक सबको एक अपना स्पेस चाहिए, है ना। कोई छोटे से छोटा बच्चा भी होगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसे ज़्यादा टोकोगे या उसको डांटोगे तो वो भी रो देगा, और एक टाइम पे ऐसा होता है कि फिर वो एक गैप आ जाता है। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि हम कुछ गलत ना करें, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे से कोई मिस्टेक हो भी गई है तो उसे बहुत अच्छे से हैंडल करें। तो इस तरीके से पोएट ने यहाँ पे ये मैसेज दिया था हमें। क्लियर? फिर नेक्स्ट है एनिमल्स। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स इज दैट ह्यूमंस नीड टू लर्न गुड हैबिट्स एंड क्वालिटीज फ्रॉम एनिमल्स which they had once but lost with the passage of time. यहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या है कि भाई जो ह्यूमंस हैं उनको एनिमल से सीखना चाहिए कि भाई किस तरीके से जो है लॉयल रहना चाहिए, किस तरीके से जो है किसी से दूसरे से जलन नहीं होनी चाहिए, आपको घृणा नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। मतलब मत निकालो हर किसी से। ये सारी चीज़ें आपको जो है किससे सीखनी चाहिए, एक एनिमल से सीखनी चाहिए, जानवर से सीखनी चाहिए। पोएट का यहाँ पे ये कहना है। According to the poet, animals have many good qualities like exciting nature, impartial behavior towards each other and peace. ठीक है, पोएट के अकॉर्डिंग एनिमल्स में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं कि उनके लिए जो है सब बराबर है, चाहे कैसा भी कोई भी जानवर हो, सब बराबर है, कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई जलन नहीं है एक दूसरे से कि ये मुझसे ऊंचा कैसा है या ये इसके पास ज़्यादा कैसा है, कुछ नहीं है, और बहुत शांतिपूर्वक रहते हैं वो। They do not commit sins. On the other hand, humans are greedy, which takes away their peace as well as sleep. ठीक है, वो कोई भी पाप नहीं करते, है ना। जो जानवर हैं वो कोई भी पाप नहीं करते। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम हमें देखें, है ना, ह्यूमंस को देखें, तो हम हमारे लालच की वजह से ऐसे बुरे फंस जाते हैं कि फिर हमें ना नींद आती है, ऐसे ऐसे पाप कर देते हैं जिसके लिए फिर हम रातों को रोते हैं, है ना। तो बस वही वाली यहाँ पे बात है। फिर है तुम्हारी द ट्रीज। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज इज दैट मैन हैज एनस्लेव्ड द नेचर फ्रॉम सेल्फिश फॉर सेल्फिश रीजंस। ठीक है, द ट्रीज विच यूज टू ग्रो इन फॉरेस्ट आर नाउ बीइंग ग्रोन इन द फोर वॉल्स ऑफ हाउस। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या है ट्रीज का कि भाई लोगों ने अब क्या किया है, अपना घर डेकोरेट करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, जो नेचुरल हैबिटाट है वहाँ तो ट्रीज काट रहे हैं, और ट्रीज कहाँ लगा रहे हैं, प्लांट्स कहाँ लगा रहे हैं, अपने घर में। तो इससे क्या हो रहा है कि जो नेचर है वो क्या फील कर रहा है। यहाँ पे ट्रीज को क्या करा गया था, क्या दिखाया गया था, जैसे कि ट्रीज में इमोशंस हो, जिंदा हो, है ना। तो ट्रीज में कि भाई ट्रीज को जैसे क्या कर लिया गया है, स्लेव बना लिया गया है, उनको बंदी बना लिया गया है एक चार दीवारी के कमरे में, घर में, जहाँ पे उन्हें बस लग रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से तो दीवार तोड़ के, छत तोड़ के बाहर निकल जाएं। Hence they are not free at all, but now all the trees have started a movement against this slavery. ठीक है, और वो कोई बिल्कुल भी फ्री नहीं फील करे, लेकिन अब धीरे धीरे उन ट्रीज ने क्या किया है, मूवमेंट शुरू कर दिया। जैसे खिड़की से बाहर निकलना, रूट से बाहर निकलना, जो दलान है उसमें क्रैक्स पड़े, इस तरीके से। नेक्स्ट है फॉग। फॉग छोटी सी पोएम थी हमारी 4-5 लाइन की। The ethereal enigmatic nature of fog and its effect on the senses are the central theme in Carl Sandburg's poem Fog. ठीक है, ethereal enigmatic nature of fog, ठीक है, मतलब कि भाई fog जो है क्या है, fog का नेचर कैसा है, धुंध, है ना।
उससे क्या हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि भाई वो पूरे शहर पे फैला हुआ है, सब कुछ धुंधला दिख रहा है। ये जो सारा नेचर है फॉग का, ये बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, द ऑनसेट ऑफ फॉग इज लाइकेंड टू द अपीयरेंस ऑफ अ सिल्की ग्रे ब्लैंकेट दैट कवर्स द सिटी एंड मफल साउंड टू प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ काम एंड साइलेंस। ठीक है, सुबह सुबह ऐसे देखो कि कोहरा कैसा लगता है कि हर जगह शांति है, और ऐसा लगता है ग्रे कलर का ब्लैंकेट है जो पूरी सिटी ने ओढ़ रखा है। तो इस तरीके से फॉग का नेचर बताया गया है, बस इतना ही लिखना है इसमें। फिर है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑडगिन नाश प्रेजेंट थीम्स सच एज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, हिपोक्रेसी, करेज, लव एंड जेलसी। ठीक है, देखो कितनी सारी थीम्स हैं इसमें, कितनी सारी थीम्स हैं इसमें। क्या क्या थीम है? अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी क्यों बोला गया? क्योंकि अगर आप एक ड्रैगन को देखोगे, अगर आप एक ड्रैगन को देखोगे तो आपको लगे यार ये कितना बड़ा है, कितना भयानक है, इस मुंह से आग निकलती है भाई इसके, इस तो डर के रहना पड़ेगा। बट इन रियलिटी कस्टर्ड द ड्रैगन कैसा था? बिल्कुल डरपोक। तो यहाँ पे अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं था उसकी, वो कितना भी विशाल हो, कितना भी भयानक दिखता हो, बट रियलिटी में क्या था? वो डरपोक था, है ना, और बस कहता था कि मुझे बस इसी पिंजरे में रहने दो, है ना। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी थीम हमने क्या देखी? हिपोक्रेसी, करेज, लव एंड जेलिसी। हिपोक्रेसी, जो बाकी के जो एनिमल्स थे, जो पेट्स थे उसके, वो हंसते थे, है ना, सब हंसते थे उस पर, है ना। उसने करेज भी दिखाया, हिम्मत दिखाई कस्टर्ड द ड्रैगन ने, लेकिन उसके बाद भी जो डॉग था और सब थे, उन्होंने क्या बोला कि हम भी कर लेते, कोई उससे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये क्या होता है? हिपोक्रेसी होती है ना। लव और जेलेसी, जेलस हो गए थे सब कि भाई ना इसने करेज दिखाया, हमने नहीं दिखाया। और लव, उसका जो प्यार था उसकी ओनर के लिए, जिसकी वजह से उसमें हिम्मत आई। तो यहाँ पे ये सारी थीम्स थी तुम्हारी। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। इसमें मेन तो जो था वो यही था, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। हियर द क्रिएटर्स लाइक द कैट, माउस एंड डॉग अपीयर एज करेजियस, बट इन क्राइसिस दे रिवील देयर रियल कॉवर्डिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने जब उस हिसाब से देखा था कि भाई जो कैट माउस ये हैं, इनको कैसा दिखाएगा कि भाई ये बहुत हिम्मत हिम्मत वाले हैं, है ना, ऐसा दिखाया गया था। लेकिन एंड में क्या निकला? इनकी रियलिटी क्या निकली? क्या निकली? कि ये लोग सब डरपोक है, सब डर के भाग गए थे। और वहीं पे अगर हम कस्टर्ड द ड्रैगन को देखें तो अपीयरेंस वाइज वो ऐसा लगता था कि भाई बहुत भयानक है, किसी को भी मार सकता है, बट इन रियलिटी वो कैसा था? डरपोक था, जिसमें बाद में हिम्मत आई थी। तो इस तरीके से तुम्हें थीम बतानी है। फिर है हमारी लास्ट पोएम फॉर एनी ग्रेगरी। इसमें क्या था? द मेन आइडिया लाइज ऑन द फैक्ट दैट वी शुड लव द इनर ब्यूटी मोर देन द आउटर ब्यूटी ऑफ द पर्सन। इसमें मेन आइडिया क्या था भाई? यही था कि आपको जो है ना, किसी की अंदर जो सुंदरता, आंतरिक जो सुंदरता है, वो देखनी चाहिए, क्योंकि जो ऊपर की जो भी सुंदरता है ना, वो एक ना एक दिन एजिंग के साथ ढल जाएगी। बट आपका हार्ट कैसा है वो मैटर करता है। आप कैसे हो, काइंड हार्टेड हो, तो ही लोग, आप देखो एक टाइम के बाद क्या होगा, आप कितने भी खूबसूरत हो, ठीक है, उस वक्त जो है आपको सब पसंद करें, लेकिन अगर आपका दिल अच्छा नहीं है तो वो लोग आपको नहीं पसंद करेंगे बाद में। सामने से आपको पसंद करें लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां ही करें। बट एक पर्सन जो एवरेज है दिखने में, लेकिन उसका हार्ट बहुत अच्छा है, तो लोग उससे दोस्ती करना भी पसंद करेंगे, उससे प्यार भी करेंगे। तो यहाँ पे यही बात हुई है कि ऊपर की सुंदरता कुछ नहीं होती है, हमेशा दिल देखना चाहिए, है ना। It totally depends on the perception of human beings. Some people only fall on outer beauty rather than the inner beauty of the person. ये देखो ह्यूमन बीइंग के नज़रिया पे है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ खूबसूरती पे मरते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए खूबसूरती मैटर नहीं करती, उसकी इनर ब्यूटी मैटर करती है। ठीक है, वाइस वर्सा है ये, लड़का लड़की दोनों के लिए। कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़की ही, दोनों के लिए होती है ये चीज़। लड़कियां भी ऐसा होता है कि अपीयरेंस देख के खुश हो जाती हैं, और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके लिए बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, वो मैटर करता है। तो इस तरीके से इसकी मेन थीम ये थी। क्लियर हो गया? इसी के साथ हमारी ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे कर लेंगे, सेंट्रल आइडिया और थीम। उसके बाद फिर हम अपना ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए ये क्लास यहाँ ख़त्म होती है। तो दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।